आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट्स। देखो, डिस्काउंट्स जो अगर तुम लोग बेसिक लेवल पे बात करो तो हम लोगों ने डिस्काउंट को क्या कहते हैं अलहदा चैप्टर में पढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों ने स्टार्ट पे ही डिस्काउंट इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि हमारे जो मेन बेसिक टॉपिक्स हैं, जो आसान टॉपिक्स हैं, उसको एक कंपाइल अप करके मैं तुम लोगों को क्लास के बाद ग्रुप में एक प्रॉपर बता दूंगा कि मैं जो तुम लोगों को टॉपिक्स करवा रहा हूँ उससे तुम्हारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं कैप्टन को फॉलो कर रहा हूँ ना, तो उसमें कौन सा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है वो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, क्योंकि वो ना मुझे टाइम नहीं मिला जिस वजह से मैं कोर्स शेड्यूल नहीं बना सका। उस पर फिर प्रॉपर लिखा होगा कि ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया और आने वाले दिनों में इस तरह ये कंप्लीट करेंगे। बट मैं आज ग्रुप में बता दूंगा कि जितना हमने कवर किया वो कहाँ से किया है, और आने वाला जो शेड्यूल है वो तुम लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट्स। देखो यार, डिस्काउंट्स क्या है। डिस्काउंट हमने अपनी जिंदगी में अक्सर सुना होता है, बल्कि यार तुम में से तो काफी स्टूडेंट, काफी लड़के लड़कियां होंगे जो मतलब चाहते हैं कि हमें हर चीज पे डिस्काउंट मिले, और हर बंदा चाहता है। डिस्काउंट बिजनेस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस का कस्टमर है, और बिजनेस के पास जब कस्टमर आएगा तो वो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट तो मांगेगा। वो कहेगा यार मुझे चीज इस चीज पर डिस्काउंट चाहिए, मुझे इस चीज पर डिस्काउंट चाहिए, मुझे इस वजह से डिस्काउंट चाहिए। मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट होते हैं दो किस्म के। डिस्काउंट्स होते हैं दो किस्म के। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को आप सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हो। कैश डिस्काउंट को आप सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हो। ठीक है। कैश डिस्काउंट को आप सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हो। ये कौन यूज कर रहा है? वेट अ मिनट, ये ऑडियंस। अच्छा, तो कैश डिस्काउंट को आप सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हो। ये दो किस्म। आवाज का इशू तो नहीं आ रहा किसी को? आवाज का इशू आ रहा है किसी को? मतलब आवाज किसी को बता दो जरा मुझे। ठीक है, ठीक है, आवाज का किसी को इशू नहीं आ रहा। अगर किसी को आवाज का इशू आ रहा है तो वो रीज्वाइन कर ले, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारी तरफ से हो, किसी ने वो अपनी तरफ से नेट रीज्वाइन करके देख ले। तो डिस्काउंट होते हैं दो किस्म के, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब इस पे हम डिस्कशन करते हैं, इसमें कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। देखो, ट्रेड डिस्काउंट और ट्रेड कैश डिस्काउंट में ये फर्क है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में ये फर्क है। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब आप बल्क में परचेज करते हो। जब आप बल्क में अगर कुछ परचेज कर रहे हो ना, अगर आप बल्क में कुछ परचेज कर रहे हो, उसकी बेस पे अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप बल्क में कुछ परचेज कर रहे हो और उसकी बेस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जिस तरह तुम लोग फॉर एग्जाम्पल एक जगह गए, तुमने कहा मुझे 100 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 किलो लकड़ियां चाहिए, मैं मेरा फर्नीचर का काम है और मैं एक जगह 100 किलो लकड़ियां देने गया। उसने बोला ठीक है, तुम 100 किलो लकड़ियां लोगे ना, हम तुम्हें देंगे ये लकड़ी फॉर एग्जाम्पल $10 के हिसाब से। मतलब 1 केजी तुम्हें 10 केजी, 1 केजी तुम्हें $10 का पड़ेगा। हमने कहा यार थोड़ा डिस्काउंट दो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट देते हैं, लेकिन अगर तुम हमसे 100 की जगह 200 किलो ले लो, अगर तुम हमसे 100 की जगह 200 किलो ले लो, तो हम तुम्हें यही लकड़ी 8 पर केजी डॉलर 8 पर केजी के हिसाब से देंगे। अब उसने ये हमें प्राइस इसलिए कम की है क्योंकि हमने अपनी एक बल्क प्रोडक्ट, बल्क क्वांटिटी में हमने उसको ऑर्डर प्लेस करना है। अगर हम उसे बल्क बल्क परचेजेस पर ज्यादा परचेज करने पे डिस्काउंट मांगते हैं और वो हमें डिस्काउंट देता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट सिंपल क्या है? बल्क डिस्काउंट है जो कि बल्क परचेजेस पे मिलता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखो, कैश डिस्काउंट के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो याद रखो, ये हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे होता है। ये हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे होता है, जब क्रेडिट पे सेल्स और परचेज हो। जब क्रेडिट पे तुम सेल करो और तुम्हारा कस्टमर क्रेडिट पे परचेज करे। कैश सेल्स या कैश परचेज में कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं हो सकता। ये हमेशा कौन सी ट्रांजेक्शन में होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी पता चल जाएगा, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि क्यों सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे डिस्काउंट होता है। असल में डिस्काउंट की लॉजिक पता है क्या है? कि जब तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने एक चीज खरीदी, यू बॉट द थिंग, बाय द थिंग, या बोर्ड लिख लेते हैं। हमने एक चीज परचेज की है ऑन
1 जनवरी 23। अब चीज हमारे पास 1 जनवरी 23 को आ गई, लेकिन हमने उसको पे करना है 30 दिनों के बाद 31 जनवरी 23। अब इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश डिस्काउंट यहाँ पे क्या किस तरह एडजस्ट होगा, मतलब कैश डिस्काउंट है क्या यहाँ पे? देखो सीन ये है कि तुमने अपनी तरफ से 1 जनवरी को माल खरीद लिया, पैसे दे रहे हैं 30 दिनों बाद। तुम्हारे सप्लायर की तुम्हें कॉल आई, उसने बोला कि सर आप इस तरह करो कि आप ना 30, आपके पास ऑप्शन है, आप 30 दिनों तक पे कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप 30 दिनों तक पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको हम एक और ऑप्शन देते हैं, कि आप 30 की जगह 10 दिनों में पे कर दें। आप 30 की जगह 10 डेज, 30 की जगह 30 डेज की बजाय 10 डेज में पे कर दें। हमने उनसे कहा, हमने सोचा, हमने जेहन में सोचा कि यार अगर हम 30 दिनों की जगह 10 दिनों में पे करेंगे तो हमारा नुकसान है, नुकसान इन सेंस हमें पहले पे करना पड़ेगा, तो हम पैसा निकालना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे पैसा फिलहाल हमारे पास है, उससे हम ट्रेड करें, बाद में जब 30 दिन गुजर जाएंगे हम पे कर दें। उतनी देर में उसने बोला, हमने कहा यार ये क्या बात हुई, फिर हमें 30 दिन का डिस्काउंट दिया, 30 दिन का टाइम दिया क्यों है, 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया क्यों है? तो वो आगे से ये नहीं कहेगा कि वहाँ आप प्लीज कर दीजिए, वो कहेगा यार इस तरह करते हैं कि तुम 30 दिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम 10 दिनों में पे करो, हम तुम्हें इसके ऊपर डिस्काउंट दे देते हैं। यानी अगर तुम 30 की जगह 10 दिनों के अंदर पे कर दोगे तो चलो हम तुम्हें 20% मजीद डिस्काउंट दे देते हैं। इस तरह के डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। और इसी वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे आता है, क्योंकि ये जब आप किसी को क्रेडिट देते हो तो आप कहते हो कि आप जल्दी जल्दी जरा पे कर दो और डिस्काउंट ले लो, ये होता है कैश डिस्काउंट। अब कैश सेल्स होगी या कैश परचेज होगी, उसमें तो माल गया, पैसा फौरन आ गया, तो उस पर डिस्काउंट अप्लाई नहीं हो सकता। ये डिस्काउंट सिर्फ अप्लाई होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे। इन दोनों की जो डिफरेंस है, क्रेडिट डिस्काउंट और कैश सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? एक मरतबा बता दो जरा, एक मरतबा जरा सब बता दो, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आगे इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाने वाले हैं, हम लोग। सबको क्लियर है यहाँ तक? बेसिक क्लियर है? ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ तक क्लियर है? फोकस रखना है, सबने फोकस रखना है। तो हमने यहाँ तक सीखा डिस्काउंट, हमने यहाँ तक सीखा ट्रेड डिस्काउंट और कैश सेटलमेंट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को हम इनवॉइस पे किस तरह, इनवॉइस देखो, जब आप एज अ सप्लायर, आप सप्लायर हो, फॉर एग्जांपल आप सप्लायर हो, तो ऑब्वियसली जब भी आपसे कोई आके सेल करेगा, परचेज करेगा, तो आप उसको सेल करोगे, तो आपका कस्टमर आके आपसे परचेज करेगा और आप उसको सेल करोगे। जब भी आप उसको कोई चीज सेल करोगे, तो उसके साथ ही आप एक डॉक्यूमेंट भेजोगे, सेल्स इनवॉइस। तो सेल्स इनवॉइस कौन इशू करता है? अच्छा, मैं एक मिनट थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट का नेट का इशू था। देखो सिंपल सी बात है, मैंने अभी तक स्टार्ट करवाया डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट में मैंने ये बताया कि डिस्काउंट होता है दो किस्म का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में मैंने बोला जो बल्क परचेज पे होता है, जब आप ज्यादा माल लेते हो तो बल्क परचेज पे जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। और दूसरी साइड पे सेटलमेंट डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, जो कि अगर आप किसी को क्रेडिट देते हो तो आप क्रेडिट पीरियड के, आप अगले को कहते हो कि 30 दिन की जगह 10 दिन में पे कर दो, थोड़ा मजीद डिस्काउंट ले लो, तो वो केस में क्या होता है? कैश सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। सिर्फ अभी इतना बताया है। और अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो अब मैं स्टार्ट किया, वो ये पॉइंट है कि आप जब एज अ सप्लायर जब इनवॉइस इशू करते हो, आप उसे बोलते हो सेल्स इनवॉइस। यानी जब भी आपका कस्टमर आपसे कुछ खरीदता है तो आप उसे इनवॉइस भेजते हो, बाद में वो फिर उस इनवॉइस में पे करता है। अब मैं इस सेल्स इनवॉइस का फॉर्मेट बनाने लगा हूं, क्योंकि डिस्काउंट को मैंने एडजस्ट करना है और उसको हमने समझना है। देखो सेल्स इनवॉइस हमेशा स्टार्ट होती है, सेल्स इनवॉइस जो आप भेजते हो ना अपने कस्टमर को, ये बात पक्की होनी चाहिए, सेल्स इनवॉइस हमेशा स्टार्ट होती है लिस्ट प्राइस से। यहां मैं साइड पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि लिस्ट प्राइस होती क्या है। लिस्ट प्राइस अभी वो अमाउंट होती है जिसमें से अभी तक ना तो डिस्काउंट एडजस्ट हुआ होता है, और ना ही
नॉर टैक्स इज एडजस्टेड। यानी अभी लिस्ट प्राइस एक चीज की वैल्यू होती है जो आप कहते हो यार ये प्राइस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पानी की बोतल बनाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बोतल की कॉस्ट आई फॉर 10 रुपए, और 10 रुपए, और मैंने बनाई, जब ये चीज बना ली तो मुझे जो बनाने के बाद मैंने जो बेचने का सोचा कि मैं ये बेचूंगा कितने का, 15 रुपए। 15 रुपए मेरी लिस्ट प्राइस है, 15 रुपए फॉर एग्जाम्पल मेरी उस चीज की लिस्ट प्राइस है। अभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसमें से डिस्काउंट कितना दूंगा और उसमें टैक्स शामिल नहीं किया, उस प्राइस को कहते हैं लिस्ट प्राइस। तो आपकी आपके जो इनवॉइस के अंदर, जो क्या कहते हैं, जो स्टार्ट होती है ना आपकी इनवॉइस, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, लिस्ट प्राइस से। अब लिस्ट प्राइस से आगे कंटिन्यू करते हैं, वेट अ मिनट। अच्छा, लिस्ट प्राइस से आगे कंटिन्यू करते हैं कि लिस्ट प्राइस में किस तरह अगली एडजस्टमेंट्स होती है। लिस्ट प्राइस हमेशा स्टार्ट होती है आपकी इनवॉइस हमेशा स्टार्ट होती है आपकी लिस्ट प्राइस से। फॉर एग्जांपल एक चीज है जिसपे आपकी लिस्ट प्राइस है 1000, लिस्ट प्राइस में आगे आपका सबसे पहले जो माइनस चीज होती है वो होती है ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में सबसे पहली चीज क्या माइनस होती है, ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में सबसे पहली चीज माइनस होती है ट्रेड डिस्काउंट। एज्यूम करो 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो 100 रुपए कट गए, 100 रुपए कट गए, 1000 में से 100 गए, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या रह गई, आपकी यहाँ पे 900। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट जब माइनस होता है, इस वैल्यू को आप बोलते हो नेट अमाउंट। लिस्ट प्राइस में से जब आप सेल्स इनवॉइस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, लिस्ट प्राइस में से जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो तो इसको आप बोलते हो सेल्स नेट अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो तो क्या बोलते हो, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट में आगे क्या होता है, नेट अमाउंट में से आप आगे मजीद दूसरा डिस्काउंट माइनस करते हो जिसको आप क्या बोलते हो, सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट एज्यूम करो ये भी 100 रुपए का है, तो ये भी माइनस होगा, और इसके बाद जो वैल्यू आती है वो है नेट अमाउंट आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट। वो आ गई 800। तो इनवॉइस आपकी किस तरह बनती है, लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले जो आपका डिस्काउंट माइनस होता है वो है ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद नेट अमाउंट आती है और उसमें से सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस होता है, तो नेट अमाउंट आफ्टर सेटलमेंट डिस्काउंट आती है। यहां तक इनवॉइस का फॉर्मेट क्लियर हुआ कि इनवॉइस कैसे बनती है और इसमें डिस्काउंट कैसे एडजस्ट होता है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि इसके आगे एंट्रीज वगैरह हम करने लगे। हेलो, हाँ यार व्हाट्सएप पे मैसेज। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है सबको, एक मरतबा जरा मुझे बता दो क्लियर है यहाँ तक। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, मतलब जो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे साथ साथ ना रिस्पॉन्स करो ताकि मुझे पता हो कि क्लास इंटरेक्टिव रहे। नहीं तो ऑब्वियसली बात है, इस तरह तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते थे कि अगर तुमने इंटरेक्टिव नहीं होना तो, अगर साथ साथ ना जरा एक्टिव हो भाई। अच्छा, अब तुम लोगों के पास इनवॉइस तो बन गई, तुम्हारे पास इनवॉइस आ गई, इनवॉइस तुमने इस तरह बनानी है, सही है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा, मतलब ट्रेड, यहाँ तक तो हमने जनरल नॉलेज पढ़ा डिस्काउंट का। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जाने लगे हैं, अब हम देखने लगे हैं कि अब इन चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। यानी अकाउंट्स के अंदर आप इन चीजों को कैसे एडजस्ट करते हो। अभी फिलहाल हम बात करने जाएंगे सबसे पहले सेटलमेंट डिस्काउंट की। इस डिस्काउंट पे बात करने जा रहे हैं, जो आपका सेटलमेंट डिस्काउंट है। पहले इसकी डबल एंट्रीज और सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे, आप लोगों का भी फोकस पक्का होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जाने लगे। सबसे पहली बात मुझे एक सिंपल एक बात बताओ कि आप अपने आप को ना एज अ सप्लायर, एज अ सेलर सोचो कि आपने इनवॉइस देनी है। मुझे सबने जरा बताना है, सबने एक बात बतानी है कि जब जिस वक्त तुमने अपने कस्टमर को एक इनवॉइस दी, और उसे बोला कि ठीक ठीक है तुम्हारे पास 30 डेज हैं
तुम्हारे पास 30 डेज है तो 30 डेज तक पे कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट की ऑप्शन है। सेटलमेंट डिस्काउंट की ऑप्शन है कि अगर तुम 10 दिन में पे कर दो तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो, तो तुम्हें 100 रुपए लेस हो जाएंगे, तुम्हें 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर तुम 30 की जगह 10 दिन में पे कर दो तो 100 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम इनवॉइस दे रहे हो, जिस दिन तुम इनवॉइस दे रहे हो, क्या उस दिन तुम्हें कंफर्म है कि तुम्हारा कस्टमर डिस्काउंट लेगा? क्या उस दिन तुम्हें कंफर्म है? किसी को कोई कंफर्मेशन हो सकती है? बताओ, सब बताओ। दोबारा क्वेश्चन, अली अली दोबारा क्वेश्चन सुन लो। मैंने बोला कि जिस दिन तुमने इनवॉइस भेजी कस्टमर को, जिस दिन इनवॉइस गई है कस्टमर को, क्या उस दिन तुम्हें कंफर्म है कि तुम्हारा कस्टमर ये सेटलमेंट डिस्काउंट लेगा? हाँ, कंफर्म नहीं है, बिल्कुल सबने ठीक बोला कि देखो सेटलमेंट डिस्काउंट के बारे में ये पॉइंट बड़ा पक्का है कि वो डिस्काउंट का कुछ पता ही नहीं है। तुमने एक बंदे को इनवॉइस देते हुए सिर्फ ये बोल दिया, अपने कस्टमर को इनवॉइस देते हुए सिर्फ ये बोल दिया कि भाई ये इनवॉइस पकड़, तुम्हारे पास 30 दिन है, तुम 30 दिन में पे कर सकते हो, लेकिन अगर तुम 10 दिन में पे कर दोगे, अगर तुम 10 दिन के अंदर पे कर दोगे तो 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने इनवॉइस दी है उस दिन तुम्हें कोई कंफर्मेशन नहीं है, उस दिन तुम्हें कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अब अगर तुम्हें कोई कंफर्मेशन नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम्हें यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री किस तरह करनी है, आज कैसे अकाउंटिंग एंट्री करनी है, तो यहाँ पे हम देखने लगे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी किस तरह होती है। देखो, तुम्हें ना कंफर्म नहीं होता तो तुम यहाँ पे ना देखते हो, तुम अपनी एक्सपेक्टेशन देखते हो, तुम देखते हो क्या एक्सपेक्टेड है कि डिस्काउंट लेगा अगला या नहीं लेगा, तुम एक्सपेक्टेशन देखते हो। देखो, एक केस, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। या तो तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट लेगा, या तुम्हें नहीं एक्सपेक्टेड कि वो डिस्काउंट लेगा। अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है, अगर अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट लेगा तो और ट्रीटमेंट है, और अगर तुम्हें नहीं एक्सपेक्टेड कि डिस्काउंट लेगा तो वो उसका ट्रीटमेंट और है। यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्काउंट का ये है कि तुम जब इनवॉइस इशू कर रहे होते हो तो तुम एक्सपेक्टेशन लेवल देखते हो, तुम देखते हो पास्ट एक्सपीरियंस है, जिस तरह भी उम्मीद लगा लेते हो कि अच्छा यार, ये सोचते हो कि यार ये कस्टमर है, उससे जो बातचीत करके देख लेते हो, अंदाजा लगा लेते हो कि क्या एक्सपेक्टेड है ये वो डिस्काउंट लेगा या क्या एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो डिस्काउंट लेगा। तो ये दो केसेस बन गए। अब तुम दोनों केसेस पे इकट्ठा नहीं चल सकते, तुम्हें एक का पता होगा, या तो तुम एक्सपेक्टेड के केस पे हो या तुम नॉट एक्सपेक्टेड के केस में हो। अच्छा, अब अगर अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है ना कि तुम्हारा कस्टमर डिस्काउंट लेगा, अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा कस्टमर डिस्काउंट लेगा, फिर तो तुम उसे जो इनवॉइस भेजोगे ना, वो ये पूरी इनवॉइस भेजोगे, उस पर ये सेटलमेंट डिस्काउंट लिखा होगा। ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट है वो मेंशन होगा। अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है ना कि अगला बंदा डिस्काउंट लेगा, तो तुम जो उसको भेजोगे ना इनवॉइस, उसके ऊपर ये सेटलमेंट डिस्काउंट मेंशन होगा। लेकिन अगर तुम्हें नॉट एक्सपेक्टेड वाला केस आ जाता है, अगर तुम्हारा केस आ जाता है नॉट एक्सपेक्टेड वाला, उस केस में जब तुम इनवॉइस भेज रहे होगे ना, उस केस में जब तुम इनवॉइस भेज रहे होगे तो तुम्हें उसको इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो तुम इनवॉइस पे वो चीज शो भी नहीं करोगे। तुम अपनी इनवॉइस पता कितनी बनाओगे? तुम अपनी इनवॉइस इस तरह बनाओगे, जरा देखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तुम सिर्फ अपनी इनवॉइस बनाओगे नेट अमाउंट तक, सेटलमेंट डिस्काउंट शो नहीं करोगे। हाँ, नीचे लिख दोगे, नीचे एक पॉइंट में जाके लिख दोगे कि सेटलमेंट डिस्काउंट की ऑप्शन है तुम्हारे पास। हम लिख देंगे कि अगर तुम 10 दिन में पे करोगे, 10 डेज में पे करोगे, तो तुम्हें 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। हम उन्हें शो कर देंगे, हम उन्हें बता ये देंगे, ये चीज हम उन्हें बता देंगे कि भाई तुम ले सकते हो डिस्काउंट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना कि यार उसको अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा, तो तुमने यहाँ पे सेटलमेंट डिस्काउंट शो नहीं करना। तो पहली बात तो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये देखी है कि अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट लेगा, तो तुम अपनी इनवॉइस के ऊपर वो चीज लिखोगे और फिर भेजोगे। और अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं है तो तुम सेटलमेंट डिस्काउंट को मेंशन नहीं करोगे, नीचे लाइन लिख दो कि सेटलमेंट डिस्काउंट की ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेशन के अंदर सेटलमेंट डिस्काउंट शो नहीं करोगे। यहां तक पॉइंट समझ आया? जल्दी तो फिर मैं डबल एंट्री करूँ।
यहाँ तक पॉइंट समझ आया कि इनवॉइस में कब सेटलमेंट डिस्काउंट शो करना है, कब सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं शो करना, सबने बताना है, सबने बताना है, सब बताओ। सबने बताना है, सबने। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला सबने। बाकी बाकी किधर हो भाई, तुम लोग मेरी बात सुनो, अल्लाह के बंदो, तुम्हें हाथ दिए गए हैं, ये उंगलियां दी गई हैं, बताओ जरा टाइप टाइप करके। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन गेम स्टार्ट होने लगी है, टॉपिक की जो एक है ना मेन बात, वो अब स्टार्ट होने लगी है। अब देखो, अगर पहले हम एक्सपेक्टेड केस पे बात करेंगे, अभी हम एक्सपेक्टेड केस में, तो अभी हम अभी आपने नॉन एक्सपेक्टेड को नहीं देखना, अभी इस साइड पे रहोगे, आपको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब जब तुम इनवॉइस इशू करते हो तो ऑब्वियसली इसका मतलब है तुमने सेल किया कुछ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड के वक्त तुमने सेल्स की एंट्री बनानी है, तुमने सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनानी है। जरा मुझे तुम बताना कि क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है नॉर्मली। पहले पहले इनवॉइस इशू करने पे सेल्स की एंट्री बनाओगे ना, पहले से इनवॉइस इशू करने पे सेल्स की एंट्री बनाओगे। तो मुझे जरा बताना कि क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है, डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, वैसे तो मैंने ये बताया हुआ है, लेकिन तुम अपनी तरफ से खुद भी बताओ, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरुषा, आपने जो एंट्री बताई है, जब आप किसी को कुछ सेल करते हो तो बदले में पेएबल बढ़ता है या रिसीवेबल बढ़ता है? सेल करने में पैसे आने हैं या पैसे जाने हैं? हाँ भाई, बाकियों ने सही बताया, बिल्कुल सही बताया। देखो, तो जब तुम सेल करते हो, क्रेडिट पे सेल करते हो, तुम्हारी एंट्री होती है डेबिट रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवेबल तुम्हारा एसेट है। डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। लेकिन गेम अप स्टार्ट होगी, गेम अप स्टार्ट वो ये, जब तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि अगला बंदा डिस्काउंट लेगा, जब तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि अगला बंदा डिस्काउंट लेगा, तो मुझे बताओ, तुम्हें ये इनवॉइस देख के बताओ कितनी उम्मीद थी कि वो कितने टोटल पैसे तुम्हें देगा। अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट लेगा, तो तुम कितनी उम्मीद पे बैठे होगे कि वो कितने पैसे तुम्हें देगा इन टोटल? बताओ जल्दी बताओ, अगर एक्सपेक्टेड केस है तो वो तुम्हें कितने पैसे देगा? सबने बताना है, सबने। सबने बताना है, सबने। अगर एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट, अगर एक्सपेक्टेड है कि कस्टमर डिस्काउंट लेगा, तो तुम कौन सी अमाउंट को यहाँ पे देखोगे, जरा इनवॉइस देख के बताओ, इनवॉइस देख के बताओ, इनवॉइस देख के बताओ। बिल्कुल सारे ठीक बोल रहे हैं, सारे ठीक बोल रहे हैं। बाकी जो नहीं बोल रहे वो भी जरा बोल रहे थोड़ा सा, ठीक है। तो 800 रुपये, 800 बिल्कुल ठीक आंसर है, कि अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है तो तुम ऑब्वियसली 800 तुम्हारे जेब में होगा कि 800 आएंगे। तो तुम अपनी एंट्री भी किससे बनाओगे? 800 से और 800 से। तुम अपनी एंट्री भी किससे बनाओगे? 800 और 800, डेबिट रिसीवेबल 800, क्योंकि तुम्हारी उम्मीदें बेसिकली, रिसीवेबल क्या है, रिसीवेबल क्या चीज है, रिसीवेबल वो उम्मीदें ही तो हैं, वो उम्मीदें ही तो हैं कि हमें पैसे आएंगे। रिसीवेबल वो उम्मीदें ही तो हैं कि हमें पैसे मिलेंगे। तो तुमने उम्मीद बना रखी कि 800 रुपए आएंगे। लेकिन अगर नॉट एक्सपेक्टेड वाला केस है, और मैं इसमें पूछूंगी, जब तुम क्रेडिट से सेल्स इनवॉइस इशू करोगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है, सेल्स इनवॉइस इनवॉइस इशू करने पे एंट्री तो सेल्स की बनती है, डेबिट रिसीवेबल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स। लेकिन जब उम्मीद नहीं होती ना, जब उम्मीद नहीं होती, तब तुम कौन सी वैल्यू लोगे? ऑब्वियसली नेट अमाउंट बिफोर सेटलमेंट डिस्काउंट 900। तुम्हें उम्मीद है कि वो 900 देगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसने डिस्काउंट तो ले, मतलब एक्सपेक्टेड है कि उसने डिस्काउंट तो लेना ही नहीं है, तो तुम 900 से एंट्री बनाओगे। तो एक्सपेक्टेड और नॉट एक्सपेक्टेड में जो मेन क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है,
वो वो मतलब चेंज बनती है, एक्सपेक्टेड के केस में एडजस्ट होके बनती है और नॉट एक्सपेक्टेड के केस में एडजस्ट होके हुए बगैर बनती है। पहला पॉइंट तो ये। अब हमारा इससे आगे इशू क्या है, ये तो हो गई सेल्स के वक्त एंट्री। लेकिन अब मसला ये है कि अगर तुमने ये उम्मीद लगाई थी, अगर तुमने ये उम्मीद लगाई थी कि वो डिस्काउंट लेगा, जरूरी तो नहीं वो डिस्काउंट ले। आज तुमने उम्मीद लगाई, मान लिया तुमने आज 1 जनवरी 2023 की तुमने उम्मीद लगा के बैठ गए, तुमने कहा पैसे जो है ना डिस्काउंट लेगा, तुम्हें 800 रुपए आएंगे। लेकिन कल को वो डिस्काउंट ले या ना ले भाई उसकी मर्जी। तो एक्चुअल में तो बाद में दो केसेस बन गए, या तो वो डिस्काउंट अवेल करेगा, मतलब इसके आगे मजीद दो केसेस बन गए कि या तो वो डिस्काउंट अवेल करेगा, अवेल्ड, या वो डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, नॉट अवेल्ड। यहाँ पे दो केसेस बन गए, अवेल्ड और नॉट अवेल्ड। पता नहीं कल वो डिस्काउंट क्या कहते हैं करता है या नहीं करता, अवेल करता है या नहीं करता। तो उस केस में बड़ा मसला पड़ जाएगा, उस केस में प्रॉपर वे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के, अकाउंटिंग अकाउंट किस तरह बनाएंगे, ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो क्रेडिट सेल्स और डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स अगर बात करें तो अवेल्ड और नॉट अवेल्ड अब मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी हम एक्सपेक्टेड वाले केस पे थे, तुम्हारी उम्मीद में था पैसे कितने आएंगे 800, तुम्हारी उम्मीद था पैसे कितने आएंगे 800, और एक्चुअल में भी उसने अवेल कर लिया। जरा जब कैश आता है, क्योंकि अवेल 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 किया या नहीं किया ये तो उस वक्त पता चलेगा ना, अवेल किया या नहीं किया ये तो उस वक्त पता चलेगा जब कैश आएगा। जरा मुझे एक पॉइंट बताना, ये एंट्री तुमने बतानी है कि जब एक रिसीवेबल बड़ा होता है और कल को बाद में कैश मिलता है, कल को बाद में कैश मिलता है उस रिसीवेबल के बदले, तो एंट्री क्या होती है? एंट्री तुम बता दो, वैल्यू मैं फिर तुम्हें समझाता हूँ। एंट्री बताओ फिर मैं वैल्यू समझाता हूँ, जरा जल्दी करो, जल्दी बताओ वैल्यू क्या होगी, एंट्री क्या होगी सर? सबने बताना एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी। अच्छा रिदा ने एंट्री बताई थी ना, देखो डेबिट सेल्स एक मरतबा क्रेडिट कर दी थी ना पहले, दोबारा से डेबिट नहीं होगी, सेल्स वापस डेबिट नहीं होती। बाकी उन्होंने ठीक बताया काफी हद तक। हाँ बाकी उन्होंने ठीक बताया। तो देखो, देखो, जब तुम्हें कल को पैसे मिलते हैं तो तुम्हारी एंट्री बनती है डेबिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट रिसीवेबल्स। क्योंकि तुम अपना जो बढ़ाया हुआ रिसीवेबल होता है, जो ऊपर ऊपर रिसीवेबल को डेबिट किया था, उसको खत्म करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो सेल्स को क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर दोगे, इसका मतलब तो ये होगा कि सेल जो हुई थी वो खत्म हो गई। सेल बस होती है, क्रेडिट होती है, उसको बाद में डेबिट नहीं करते। लेकिन उस सेल के बदले कैश आया था उसको डेबिट कर दिया, जो कि एक एसेट है, इस वजह से उसको डेबिट कर दिया, इस वजह से उसको डेबिट कर दिया। अच्छा, अब डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल, डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि उसने डिस्काउंट लेना है, तो ऑब्वियसली तुमने सही बोला था पहले कि 800 रुपये तुम्हारी उम्मीदों में था, और उसने वाकई में डिस्काउंट ले लिया, तो उसने तुम्हें एक्चुअल कैश कितना पे किया होगा? उसने तुम्हें, कस्टमर ने तुम्हें एक्चुअल कैश कितना पे किया होगा? जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर दूसरे केस में जाए। कितना कैश पे किया होगा? कितना कैश पे किया होगा? सबने एक्टिव रहना है, सबने एक्टिव रहना है। बिल्कुल सबने ठीक बोला कि 800 पे किया होगा। तो तुम्हारी एंट्री सिंपल, बड़े प्यार से तुम आओगे और अपनी एंट्री बना लोगे 800 से, बड़े शराफत से तुम आओगे और अपनी एक एंट्री बना लोगे 800 से, क्योंकि तुम्हें था कि 800, तुम्हें था कि 800 रुपये, उम्मीद थी तुम्हें 800 की थी, और आज वाकई 800 आ गए, तो सिंपल एंट्री बन गई 800 से। लेकिन उस बंदे ने, कस्टमर ने डिस्काउंट लिया ही नहीं। दूसरा केस यहाँ पे नोट वेल्ड का, उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं। अब मेन इशू अब आया। अब देखो, तुम्हें उम्मीद थी कि 800 रुपये वो पे करेगा, लेकिन उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं। 10 दिन गुजर गए, उसने कहा मैंने नहीं लेना डिस्काउंट, हालांकि तुम्हें एक्सपेक्टेशन थी, उसने कहा मैं 30 दिनों बाद पे करूंगा। मुझे अब बताओ वो कैश कितना पे करेगा? अब इस केस में वो कैश कितना पे करेगा तुम्हें? अगर वो डिस्काउंट नहीं लेगा सेटलमेंट, तो कैश कितना पे करेगा? बिल्कुल सबने सही बताया, सबने सही बताया कि 900 पे करेगा। अब अगर 900 पे करेगा, अब अगर 900 पे करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि डेबिट में, कैश में तो 900 आना चाहिए फिर, क्योंकि 900 पे कर रहे हैं। डेबिट कैश 900,
लेकिन क्रेडिट पे जो है रिसीवेबल आना है, क्योंकि रिसीवेबल हमें खत्म करने हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, रिसीवेबल जो कि उम्मीदें हैं कि पैसे आने हैं, जितने से उम्मीद बढ़ा सकते हो उतने से ही कम कर सकते हो। ये नहीं कर सकते कि बढ़ाई 800 से थी, कम 900 से होंगी। जितनी उम्मीदें बढ़ती हैं उतनी ही कम हो सकती है, जितनी उम्मीदें बढ़ती हैं उतनी ही कम हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं उम्मीदें ना लगाओ, क्योंकि कम होंगी तो पूरे जो उम्मीदें बढ़ी थी उनको खा जाएगी। तो उम्मीदें सिर्फ जितनी बढ़ती हैं उतनी ही कम हो सकती हैं। मुझे बताओ हमने कितनी अमाउंट से उम्मीदें बढ़ाई थी, कितनी अमाउंट से उम्मीद बढ़ाई थी, जरा बताना, जल्दी बताना। हमने उम्मीदें बढ़ाई थी, हमने उम्मीदें देखो पहले 800 से बढ़ाई हुई थी। हमने उम्मीदें 800, यानी हमारा रिसीवेबल 800 से डेबिट हुआ हुआ था। लेकिन अब जब क्रेडिट होगा तो हम 900 से नहीं कर सकते, हम 800 से ही क्रेडिट करेंगे। हम 800 से ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बढ़ाया रिसीवेबल 800 से था, कम भी 800 से होगा। मसला आ रहा है एंट्री इक्वल नहीं आ रही। मसला ये आ रहा है कि एंट्री इक्वल नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। अगर कभी इस तरह का केस हो तो हम क्रेडिट पे पता क्या लिखते हैं, या तो रेवेन्यू, या इसको आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या इनकम भी बोल सकते हो। रेवेन्यू, प्रॉफिट या इनकम, इसकी नेचर क्या होती है, 100। अब इसकी लॉजिक क्या है, ये जो रेवेन्यू, प्रॉफिट या इनकम क्रेडिट की है, इसकी लॉजिक समझते हैं। लॉजिक इसकी ये है कि तुम्हें उम्मीद थी कि 800 मिलेंगे, लेकिन तुम्हें 900 मिल गए। नो डाउट तुम्हारी एक बात, ये यहाँ तुम्हारे साथ गलत ये हुआ कि तुम्हें थोड़ा लेट मिले। मतलब तुमने उम्मीद लगाई थी 10 दिन में अगला पे कर देगा, अगले 10 दिन में नहीं पे किया, तुमने 30 दिन बाद पे किया। लेकिन 800 से तो ज्यादा पे किया ना, 800 से तो ज्यादा पे किया। तो क्रेडिट पे तुम क्या लिखोगे, रेवेन्यू या प्रॉफिट या इनकम। ये तब का केस, ये तब केस आएगा, ये तब केस है जब तुम्हें उम्मीद थी लेकिन अगले बंदे ने अवेल नहीं किया। यहां तक कोई इशू है तो पूछ लो, यहां तक कोई इशू है तो पूछ लो। अच्छा, अब रिदा ने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हम यहाँ पे क्रेडिट जहाँ पे रेवेन्यू किया है वहां सेल्स नहीं लिख सकते। हम सेल्स लिख नहीं सकते, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं उसको सेल्स। हम ये कह सकते हैं कि ये जो शो है ये अभी अभी हम एज्यूम कर सकते हैं, ये जो रेवेन्यू शो का हुआ बना है यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट, हम इसको ये थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं, इसको हम एज्यूम्ड कैश सेल कह सकते हैं कि ये अभी अभी सेल हुई है। लेकिन एक्चुअल में ये सेल लिख नहीं सकते वहां पे, एंट्री के अंदर या रेवेन्यू या प्रॉफिट या इनकम लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको एज्यूम कैश सेल भी बोलते हैं, थ्योरेटिकली ये पॉइंट आ सकता है। सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लिख सकते, सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं लिख सकते, बिकॉज सेटलमेंट डिस्काउंट से क्या होगा कि वो लिखा होगा डिस्काउंट इतने का मिला, 100 का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट यहाँ पे सेटलमेंट डिस्काउंट लिखेंगे, लॉजिक क्लियर नहीं होगी। यहाँ पे ये मतलब है कि 800 की चीज थी, 800 मिल रहे थे, 900 मिल गए, तो 100 रुपए तुम्हें बच गया, हमें बच गया। तो डिस्काउंट की एक अलग एंट्री है, वो रिसीवेबल के मुताबिक मैं बताता हूँ, वो अलग एंट्री है। ये एंट्री है कि जब पहले एक्सपेक्टेड था और बाद में नोट अवेल हो गया। अच्छा, जोहा ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, नहीं किया हुआ कि वो अगला बंदा हमें पैसे देगा, लेकिन अगला बंदा डिस्काउंट अवेल कर ले, तो अभी दूसरा केस ये पढ़ने लगे ना, यही तो पढ़ने लगे। नॉट एक्सपेक्टेड वाला केस है ना हमारे पास, इसमें हम अवेल्ड और नॉट अवेल्ड अभी हम करने लगे हैं। अभी तो सिर्फ आधा पार्ट किया, आधा अब हम करने लगे। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, सबके क्वेश्चन को जो मैंने आंसर दिए क्लियर हो गए सबको? सबको यहाँ तक क्लियर है? फिर हम दूसरी साइड पे जाते हैं, नॉट अवेल्ड वाली साइड पे, नॉट एक्सपेक्टेड वाली साइड पे। चलो अब नॉट एक्सपेक्टेड वाली साइड पे आते हैं। देखो, तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो डिस्काउंट लेगा, तुमने नॉर्मली शरीफ बन के तुमने एक एंट्री बना ली, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि अगला बंदा डिस्काउंट लेगा, तुमने शरीफ बन के एक एंट्री बना ली, डेबिट रिसीवेबल 900, क्रेडिट सेल्स 900, 900 900, और उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया।
अब मैं बड़ी डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक नॉर्मली जो है ना स्टूडेंट वगैरह को समझ आ जाता है, लेकिन इसकी एंट्रीज जो है वो लॉजिकली नहीं समझ आती है। अक्सर स्टूडेंट्स इन्हीं इसी टेंशन में होते हैं। मैंने स्टूडेंट्स वगैरह जो बेसिक लेवल पे प्रॉपरली पढ़ के नहीं आए होते हैं, उनको बड़ा इशू होता है। अभी मैं पढ़ा बड़ी लॉजिक से रहा हूँ, बड़ी बड़ी डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपरली समझना ताकि ये चीज तुम्हारी पक्की हो जाए एक मरतबा। देखो, जब तुमने जब तुमने रिसीवेबल टू सेल्स किया था वो तो तुमने 900 से कर लिया, 900 और 900 से तुमने कैलकुलेशन कर ली, लेकिन उसने तो बाद में अवेल कर लिया। अब मसला आया अवेल कर लिया, तो जरा मेरे बच्चों मुझे बताना कि अगर उसने अवेल कर लिया डिस्काउंट तो उसने कैश कितना पे किया होगा तुम्हें? तुमने तो 900 से एंट्री बनाई हुई है, लेकिन उसने कितना कैश पे किया होगा तुम्हें? जल्दी 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 से आपने बताना है सबने। जिस वक्त कैश आया होगा तो उसने कैश कितना कर लिया, कितना दिया होगा तुम्हें? सब 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 सबने बताना है। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, 800 से कैश दिया, 800 कैश दिया। हालांकि तुम्हारी उम्मीदें थी 900 रुपए मिलेंगे और तुम्हें 800 रुपए मिले। तुम्हारी उम्मीदें थी तुम्हें 900 रुपए मिलेंगे, तुम्हें 800 रुपए मिले। अब जब तुम्हें 800 रुपए मिले अब जब तुम्हें 800 रुपए मिले तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि क्रेडिट पे जो तुमने उम्मीदें बढ़ाई थी उनको कम भी तो करना है। अब जब उम्मीदें बढ़ाई थी उनको कम भी तो करने हैं। तो मैं ठीक है उम्मीदें कम करता हूँ, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया उम्मीदें जितने से बढ़ाते हैं उतने से ही कम करते हैं। ये नहीं कर सकता कि 900 से बढ़ाई और 800 से कम करूँ। तो रिसीवेबल तो 900 से ही कम होगा, क्योंकि अब 900 के बदले कुछ आना तो है नहीं, तो रिसीवेबल सारा खत्म करने हैं, बदले में डेबिट हो रहा है कैश। तो डेबिट साइड पे कुछ ना फर्क आ रहा है, डेबिट साइड पे कुछ फर्क आ रहा है। तो ये डेबिट साइड पे हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रेवेन्यू। डेबिट रेवेन्यू का मतलब है प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया। लॉस भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंस भी बोल सकते हैं 100 से, क्योंकि दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट साइड डबल एंट्री की इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी लॉजिक क्या है? आपको उम्मीद थी कि 900 रुपए आएंगे, आपको उम्मीद थी 900 रुपए आएंगे, और बाद में अगले बंदे ने 800 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए का बैठे बैठे लॉस हो गया ना। उम्मीदों के मुताबिक उम्मीद पे पानी फिर गया ना, तो लॉस हो गया। उसको एक्सपेंस बोल सकते हो या रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है फायदा, लेकिन उसकी नेचर होती है क्रेडिट। अगर रेवेन्यू डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब नुकसान, रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है तो उसका मतलब फायदा। तो ये एंट्री होगी डेबिट कैश, डेबिट रेवेन्यू और क्रेडिट रिसीवेबल, जब आपका केस अनएक्सपेक्टेड होगा लेकिन बाद में उसने अवेल कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? ये एंट्री क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। ये एंट्री अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। ये एंट्री क्लियर है सबको? अब दूसरी साइड पे अगर उसने अवेल नहीं किया तो ये तो सिंपल एंट्री बनेगी कि यार उसने डिस्काउंट लिया भी नहीं था, उसने डिस्काउंट एक्सपेक्टेड भी नहीं था, और उसने अवेल भी नहीं किया। तो सिंपल डेबिट कैश, जब पैसा आएगा तो हमें कितने देगा? 900 देगा, और हमने उम्मीदें भी 900 से बढ़ाई हुई थी, तो क्रेडिट रिसीवेबल 900, क्रेडिट रिसीवेबल 900। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तुम्हारे सामने पूरा ये मैंने फॉर्मेट रखा हुआ है, एक मरतबा तुम्हारे सामने है, तुम इसको जरा देखो, 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो, इसमें देखो प्रॉपरली सारी चीजें समझो। सारा कुछ समझ आ रही है? एक मरतबा लो, ब्रेक लो और समझो ये सारी चीजें देखो। अच्छा, रिधा ने क्वेश्चन पूछा, कैन यू एक्सप्लेन द केस इफ द कस्टमर अनएक्सपेक्टेडली टेक्स द डिस्काउंट अगेन? अनएक्सपेक्टेडली टेक्स द डिस्काउंट अगेन, वो डिस्काउंट किस तरह ले सकता है? एक मतलब डिस्काउंट खत्म हो गया, एक दफा अगर डिस्काउंट उसने छोड़ दिया, जैसे मैंने अपने कस्टमर को 10 दिन दिए, मैंने अपने कस्टमर को 10 दिन दिए और उसने डिस्काउंट लिया ही नहीं, उसने डिस्काउंट छोड़ दिया, 10 दिन गुजार दिए। अब वो डिस्काउंट ले ही नहीं सकता ना। अब वो डिस्काउंट अगेन कैसे लेगा, क्योंकि वो तो 10 दिन गुजर गए।
डिस्काउंट अलाउड को की जगह हमने रेवेन्यू क्यों लिखा? असल में वो जो डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज हैं, वो जो हम डिस्काउंट अलाउड को रिसीवेबल करते हैं, वो एक अलग एंट्री है, वो सिर्फ रिसीवेबल के साथ एज अ होल एंट्री आती है। ये अलग केस है। ये वो केस है जिसमें हम अनएक्सपेक्टेड और अवेल्ड के मुताबिक एंट्री बना रहे हैं। वो अभी मैं बताता हूँ, जो आप एंट्री आपने पहले भी बताई थी, मैंने देखी थी चैट के अंदर, तो वो एंट्री एक अलग एंट्री है जो कि एज अ होल डिस्काउंट की जनरल एंट्री है, वो भी मैं बनाता हूँ यहाँ। ठीक है। और पहला केस आपने जो पूछा कि डिस्काउंट अगेन अगेन डिस्काउंट, एक दफा डिस्काउंट 10 दिन गुजर गए, उसके बाद वो डिस्काउंट अब नहीं ले सकता, क्योंकि टाइम गुजर गया, अब कैसे डिस्काउंट देगा अगर उसने छोड़ दिया। और किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा लिस्ट प्राइस है एक चीज की 1000, ट्रेड डिस्काउंट 5000, 5% सेटलमेंट डिस्काउंट है 5% ऑफ नेट अमाउंट। जो नेट अमाउंट आएगी ना, जो भी नेट अमाउंट, जैसे यहाँ पे नेट अमाउंट आई इनवॉइस के ऊपर, उसका 5% है सेल्स डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है, पहले इनवॉइस बनाओ। आपने क्या करना है, एक एक्सपेक्टेड वाला केस बनाना है, फिर एक नॉन एक्सपेक्टेड वाला केस बनाना है कि दोनों में एंट्रीज क्या होगी, फिर एक्सपेक्टेड के अंदर अवेल्ड और नॉट अवेल्ड, और नॉन एक्सपेक्टेड के अंदर अवेल्ड और नॉट अवेल्ड। आप लोगों के पास है 10 मिनट ये सवाल करने के लिए। जो जो ये सवाल करता जाए वो मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर सेंड करता जाए, व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करता जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। स्टार्ट हो जाए, ये क्वेश्चन सब ने करना है, ये क्वेश्चन क्लास में जो जो बैठे हो सब ने करना है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, उस पर बात करनी है। जल्दी से ये करो, स्टार्ट करो क्वेश्चन।
दूसरा आपने एंट्री जो बनाई है वो सेंड की है, उसमें हमने सिर्फ अवेल्ड और नॉट अवेल्ड के कैश जब आया उसकी एंट्री बनाई है, लेकिन एक्सपेक्टेड और नॉट एक्सपेक्टेड की एंट्री नहीं बनाई, जिस समय यहाँ लिखा था। पहले मैंने एक्सपेक्टेड के वक्त सेल्स की एंट्री बनाई है, देखो, और नॉट एक्सपेक्टेड का सेल्स की एंट्री, रिसीवेबल टू सेल्स। फिर बाद में मैंने उसके ऊपर एंट्री बनाई है क्या कहते हैं ऑन कैश। तो इस तरह उस तरह की सेल्स वगैरह की भी एंट्री बना दो, एक्सपेक्टेड और नॉट एक्सपेक्टेड के वक्त, जिस वक्त आप इनवॉइस भेज रहे होते हो, क्योंकि उसी से आइडिया होगा कि क्या अमाउंट और क्या अमाउंट नहीं है। सही है, जोहा आपने सही किया है। बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करके जरा बता दो। अली और रिदा आपने कर लिया, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो फोटो। क्या कहते हैं अनुषा, आपने जो एंट्री बनाई ऊपर एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड के वक्त, ये मैं आपके सामने केस किया, जरा यहाँ से देख के बताना आपने किस पॉइंट में गलती की है, उसको ठीक कर लो। देखो जरा ये सामने फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा हुआ है, बताओ जरा किस पॉइंट पे गलती है। क्रेडिट सेल्स की वक्त आपने कैश की एंट्री क्यों बनाई है? कैश की एंट्री बनती है बाद में, जब अवेल, जिस वक्त इनवॉइस देते हैं उस वक्त सेल होती है, उस वक्त सेल्स की एंट्री बनी है, रिसीवेबल टू सेल्स। वो बाद में जब कैश देगा तो अवेल या नॉट अवेल की एंट्री बनेगी। तो एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड के वक्त आप सेल कर रहे हो तो उस वक्त सेल्स की एंट्री बनेगी। रिसीवेबल टू सेल्स, रिसीवेबल टू सेल्स, रिसीवेबल टू सेल्स, नॉट कैश, राइट। बाकी जो स्टूडेंट है वही क्या कहते हैं अली और रिदा, बाकी हर स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट इशू की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन जो क्लास में हो एटलीस्ट करो तो सही है। जो क्लास में कोई भी क्वेश्चन दूं या असाइनमेंट में वो करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जिसने जितना किया ठीक है, जिसने नहीं किया वो एटलीस्ट इसको असाइनमेंट में करे। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक पॉइंट यहाँ बता दूं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ कि एक होती है जनरल एंट्री ऑफ डिस्काउंट। अब वो बताने लगा हूं कि अगर हम रिसीवेबल का जनरल एंट्री बनाए, यानी डिस्काउंट की वैल्यू की अपनी एंट्री क्या होगी। ये तो था वेल्ड नॉट वेल्ड, तो हमने यहाँ पे इसका लिख दिया। अगर वैसे कोई जनरल एंट्री पूछे, वो पूछे कोई डिस्काउंट की एंट्री बताओ, फिर आप ये नहीं बताओगे कि एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड, फिर आप सिंपल डिस्काउंट की एंट्री बताओगे। और एंट्री क्या होगी इसकी? डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपका क्या है? एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है इसलिए डेबिट होगा। डेबिट डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट रिसीवेबल, क्योंकि जितना डिस्काउंट आप किसी को अलाउ करते हो तो उतना ही रिसीवेबल आपका काम हो जाता है, उतना ही रिसीवेबल आपका काम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपको पता है कि आप 100 रुपए की जो उम्मीदें मैंने बढ़ाई हुई है उसको कम करना पड़ेगा, रिसीवेबल्स कम करने पड़ेंगे।
तो जनरल एंट्री अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल है। ये उस केस में ये नहीं कि मिक्स ना करना, वो एक अलहदा एंट्री है। ये सारी एंट्रीज है ये अलहदा एंट्री है। ये एक्सपेक्टेड या कैश की डिस्काउंट, कैश की सेल्स की एंट्री बनते हुए बीच में एडजस्ट होती है, फिर उसके अवेल नॉट अवेल में देखा जाता है। लेकिन जनरल एंट्री के डेबिट डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट रिसीवेबल्स। यहाँ तक तुम लोग क्लियर है? यहाँ पे हमारा डिस्काउंट का टॉपिक जो है वो एंड होता है। यहाँ पे हमारा डिस्काउंट का टॉपिक एंड होता है। डिस्काउंट का टॉपिक एंड होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक मरतबा बता दो। ठीक है लड़कों, तुम लोगों ने भेज दिया आंसर सबने, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट अगेन एक्सप्लेन कर दूं? नहीं, क्लास अभी एंड नहीं है, क्लास एंड नहीं, क्लास में भी थोड़ा सा पॉइंट है। लास्ट पार्ट मैंने ये बताया है कि जनरल एंट्री मतलब नॉर्मली आपसे डिस्काउंट की एंट्री कोई पूछेगा तो आपने वो एंट्रीज नहीं बतानी जो मैंने पहले पढ़ाई है, जो रेवेन्यू जैसे आप यहाँ पे पढ़ाई है। ये एंट्रीज जस्ट वो केस टू केस पूछेगा, कि वो पूरा केस खुद बोलेगा कि आपने ये आपको एक्सपेक्टेड था कि अगला बंदा डिस्काउंट लेगा और बाद में अगले ने डिस्काउंट नहीं लिया। आपको एक्सपेक्टेड था अगला बंदा डिस्काउंट लेगा और बाद में अगले ने डिस्काउंट नहीं लिया, तो वो आप उस तरह से एंट्री बनाओगे। या एक्सपेक्टेड नहीं था पर डिस्काउंट ले लिया तो उस तरह से एंट्री, वो डिस्काउंट की नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट की क्या है? डिस्काउंट की जो बेसिकली एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री है, वो डेबिट डिस्काउंट अलाउड, मतलब जनरल एंट्री पर जाना अभी आपने ज्वाइन किया, मैंने भी बस यही बताया अभी नहीं कि डिस्काउंट की अपनी जनरल एंट्री जो है, कोई तुमसे सिंपल डिस्काउंट की एंट्री पूछेगा तो वो ये है डेबिट डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड तुम्हारा एक्सपेंस है। और क्रेडिट रिसीवेबल, जैसे 100 का तुमने डिस्काउंट दिया तो 100 का तुम्हारा एक्सपेंस हुआ डेबिट, और क्रेडिट रिसीवेबल क्योंकि जितने से डिस्काउंट दोगे उतने से रिसीवेबल कम होगा। रिसीवेबल जितना कम होगा इसका मतलब रिसीवेबल का कम होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। मैंने इस क्वेश्चन के बाद जस्ट यही पॉइंट एक्स्ट्रा बताया कि जनरल एंट्री कुछ और है। वो जो पहले एंट्री बताई थी वो थी केस टू केस, तो केस समझाने के लिए था कि कभी डिस्काउंट एक्सपेक्टेड था, लेगा या नहीं लेगा, वो फिर उस लिहाज से बाद में उसको मैनेज करने के लिए था। ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मतलब कोशिश यही होगी कि हम सेल्स टैक्स के एक टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। मुझे असाइनमेंट आपके पास होगी, आप लोग देख के मुझे बताओ किस ट्रांजेक्शन में आपको इशू था, किस ट्रांजेक्शन जिनको क्लियर थी उनके लिए ओके है, कोई इशू नहीं है। जिनको इशू था ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन की जो मैंने दी थी वो मुझे मुझसे पूछ लो यार, वो मुझसे पूछ लो। अकाउंटिंग इक्वेशन की जो वो मैंने दी थी, असाइनमेंट दी थी, कौन सी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में इशू था, नंबर बता दो इस नंबर में इशू था ताकि मैं वो करवा दूं। ग्रुप ओपन करके उसमें देख लो कि असाइनमेंट का कौन सा नंबर था, ताकि मैं वो उसको आपको बता दूं। 8 नंबर में इशू है, और किसी को किसी में इशू है? अगर किसी को इशू है पूछ सकते हो। 8 नंबर ट्रांजेक्शन, 8 नंबर ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर ट्रांजेक्शन में वो क्या बोल रहे हैं कि ऑनर withdrew 2000 to pay salary to staff, to pay salary लिख देते हैं। अच्छा, मैं पूरी पूरी लाइन ऑब्वियसली नहीं कर रहा, इसलिए मैं बस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बता देता हूँ, उसको आप एडजस्ट कर लेना।
उसके बाद में मैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 और 4 भी करवाया था फरजाना ने मुझे। फिलहाल ये वाली ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ। ओनर विड्रू 2000 टू पे सैलरी। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सैलरी पे करनी है तो क्या ये ओनर का पर्सनल खर्चा है या बिजनेस का खर्चा है? बस पहले इतना बताना है आपने। क्या उसके पर्सनल यूज है या बिजनेस का एक्सपेंस है? ओनर ने 2000 निकलवाया, ये बात छोड़ दो किसने निकलवाया, लेकिन उसने खर्च किए बिजनेस के ऊपर, राइट? बिजनेस का खर्चा है। अब अगर बिजनेस का खर्चा है तो क्या वो ड्राइंग्स कहला सकता है? क्या उसको हम ड्राइंग्स, चाहे ओनर ने निकलवाए, मैं एज अ ओनर, या मैं एज अ ओनर एटीएम से बैंक के सॉरी बिजनेस का बैंक के ना एटीएम मेरे पास पड़ा हुआ है, एक्चुअल बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे इदारे का एटीएम कार्ड मेरे पास है जो कि इदारे के नेम से है, फॉर एग्जाम्पल मैं जा गया उसमें से पैसे निकाले और उससे मैंने अपने इदारे में पैसे लगाए, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने इदारे से या अपने जो एज अ ओनर मैंने ड्राइंग्स की है। हाँ, यहाँ पे ये होता, यहाँ अगर यहाँ पे ये होता कि मैं पैसे निकलवाता और पर्सनल यूज करता तो मैं कहता ड्राइंग्स है, लेकिन अभी ड्राइंग्स नहीं, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है और उसने किए टू पे सैलरी टू द स्टाफ, तो अगर उसने उसी वक्त पैसे निकाल के पे कर दिए तो इसकी हम ट्रांजेक्शन सिंपल क्या होगी? पहली बात, एक्सपेंस कहाँ से कम होता है? कैपिटल से। आपको एज अ एक्सपेंस यहाँ से कम करना है 2000, ओनर ने विड्रू कराया 2000, ओनर ने विड्रू कराया 2000, अच्छा पे भी कर दिए साथ, हाँ पे भी कर दिया, टू पे सैलरी। अब उसने पे की है सैलरी, जब सैलरी पे किया तो दूसरी साइड से ऑब्वियसली आके उसने कैश पे किया, उसने कैश पे किया तो बिजनेस का दूसरी साइड से कैश खत्म हो गया 2000 से, क्योंकि उसने पे किया है, उसने पे किया है क्या कहते हैं आके उसको सैलरी को, तो दूसरी साइड से कैश खत्म हो गया। ठीक है, इसको यहाँ तक मुझे बताओ, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? वेट अ मिनट, ये वाली ट्रांजेक्शन किसने पूछा था? रिदा ने पूछा था। बाकी सबको क्लियर है ये? बाकी सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? सबको जल्दी जल्दी दिखता होता कि आगे भी करें फिर? ठीक है, सही है। अब दूसरी ट्रांजेक्शन 2 और 4, ये थी 8 नंबर ट्रांजेक्शन। अब 2 और 4 बताया था, 2 और 4 किसने बताया था? हाँ, 2 और 4 में, फिर उसके बाद 10 और 12 आता। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन का, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है बोरोइंग ऑफ 20,000 फ्रॉम बैंक, बोरोइंग ऑफ 20,000 फ्रॉम बैंक। सिर्फ सिंपल आपने जाके बैंक से पैसे लिए, सिंपल आपने जाके बैंक से लोन लिया। जब आप लोन लोगे तो ऑब्वियसली एक इफेक्ट तो लाइबिलिटी के ऊपर आएगा, सीधी सीधी लाइबिलिटी बढ़ेगी 20,000 से, आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी 20,000 से, तो आप लाइबिलिटी के अंडर 20,000 को इंक्रीज कर दोगे, यानी ऐड कर दोगे। ठीक है, दूसरी साइड से जब आपने लोन लिया तो बताओ एसेट्स में आपकी कौन सी चीज बढ़ी? एस कैपिटल के साथ तो ताल्लुक नहीं है लोन का, एसेट्स में आपकी कौन सी चीज बढ़ी, कौन सी चीज इंक्रीज हुई है लाइबिलिटी, इस लाइबिलिटी के बदले? बताओ रोजाना, आप बताओ क्योंकि आपने पूछा था। एसेट्स में कौन सी चीज बढ़ी अगर आपने लोन लिया बैंक से? तो एसेट्स में कौन सी ऐसी चीज है जो इंक्रीज हुई है? दोबारा बता देता हूँ, देखो, लोन जब आपने लिया, बोरोइंग ऑफ 20,000 फ्रॉम बैंक, इसका मतलब ये है कि आपने 20,000 रुपए का लोन लिया, बिजनेस, आपने 20,000 रुपए का लोन लिया बैंक से जाके। जैसे ही आपने लोन लिया तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपने लाइबिलिटी के अंदर लिख दिया +20,000, +20,000, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि दूसरी साइड से एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा, कौन से एसेट पे इफेक्ट आएगा, कौन से एसेट पे इफेक्ट आएगा? क्योंकि कैपिटल के साथ ताल्लुक नहीं है लाइबिलिटी का। कौन सी चीज बढ़ेगी यहाँ पे? बाकी सब ने तो ठीक बोला है। फरजाना, मैं आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा था। एसेट्स इंक्रीज होगा, वो तो पता है एसेट तो इंक्रीज होगा, लेकिन कौन सा वाला? देखो, जब आप एक जगह से लोन लेके आए हो, इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ी, दूसरी साइड से आपका एसेट में कैश इंक्रीज करेगा 2,000 से, कैश इंक्रीज, सॉरी 20,000 से, क्योंकि एसेट्स में जो चीज इंक्रीज होगी वो कैश है। ठीक है, तो एक साइड से लाइबिलिटी बढ़ेगी और एक साइड से
एसेट बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट? सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन क्लियर हो गई? सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन क्लियर है आपको? अच्छा, अब हम जा रहे हैं फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन में वो क्या कह रहे हैं? परचेज ऑफ बिल्डिंग वर्थ 30,000 ऑन कैश बेसिस। आपने एक बिल्डिंग खरीदी है 30,000 की, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, परचेज बिल्डिंग फॉर 30,000। तो सिंपल आपने 30,000 की बिल्डिंग खरीदी। तो ये मैंने बताया कि जब भी तुम कोई एसेट खरीदते हो तो बिजनेस के कैश से ही खरीदते हो ना, तो इसके दोनों इफेक्ट एसेट वाली साइड पे होंगे। और इफेक्ट क्या होगा? एक साइड से कैश कम होगा क्योंकि तुमने कैश देना है, तुमने कैश देना है। 30,000 का कैश गया बिजनेस से, बदले में दूसरा एसेट आ गया जिसका नाम क्या है? बिल्डिंग। बदले में दूसरा एसेट आ गया जिसका नाम क्या है? बिल्डिंग। तो दोनों इफेक्ट कहाँ होंगे? एसेट के अंडर आएंगे। एसेट के अंडर आएंगे कि एक एसेट गया, दूसरा एसेट आया। एक कैश गया, कैश गया यहां से, बदले में बिल्डिंग आ गई 30,000 की। क्लियर है ये जिसने पूछा था मुझे बता दो। फोर्थ नंबर क्लियर है? फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्लियर था? एक मिनट तो बता दो। अच्छा, उसके बाद 10th नंबर है रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ 1,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेसिकली हमने रीपेमेंट की है 1,000 की, कहीं से हमने ऑब्वियसली हमने कोई क्रेडिटर यानी कि सप्लायर से कुछ खरीदा होगा माल। हमने कोई माल खरीदा होगा ना सप्लायर से, हमने कोई माल खरीदा होगा। 7 नंबर में सेल स्टॉक भी करनी, ठीक है मैं वो भी करवा देता हूँ। पहले मैं 10th और 12th करवा दूँ, 10th और 12th करवा दूँ, फिर मैं करवा देता हूँ 7 नंबर। 10th में हमने लिखा रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ 1,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर। रीपे किया 10,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर या सप्लायर कह लो, सप्लायर को हमने पैसे दिए। तो सिंपल सी बात है ना, इसका मतलब ये है कि हमने कोई माल खरीदा होगा, आज हम उसकी लायबिलिटी उतार रहे हैं। आज हम उसकी लायबिलिटी उतार रहे हैं तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी कम करेंगे 10,000 से। एक साइड से लायबिलिटी कम होगी 10,000 से क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है। लायबिलिटी खत्म हो रही 1,000, सॉरी, लायबिलिटी खत्म हो रही तो इसको 1,000 कर लो। तो लायबिलिटी यहाँ से खत्म होगी एक साइड से 1,000 की से। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ताकि पता चल जाए लायबिलिटी खत्म होगी 1,000 से। और दूसरी साइड से ऑब्वियसली कैश पे करोगे लायबिलिटी के बदले, तो कैश भी कम हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से सेम आ गई। एक साइड से लायबिलिटी कम होगी, एक साइड से लायबिलिटी कम होगी, और एक साइड से कैश कम होगा। लायबिलिटी और कैश। अच्छा दोस्तों, ये जो आपने पेबल टू कैश बताया वो डबल एंट्री है। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन हो रही है। पेबल टू कैश डबल एंट्री की नजर से होगा, यहाँ पे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की नजर से देखना। अच्छा, उसके बाद 12th नंबर पूछा आपने। 12th नंबर पूछा, 12th नंबर भी कर लेते हैं। 12th नंबर में वो बोल रहे हैं विथड्रॉल ऑफ स्टॉक ऑफ 1,000 बाय द ओनर। ओनर ने सिंपल सिंपल ओनर ने 1,000 रुपए का माल निकाला बिजनेस से। अब इन ऑब्वियसली जब ओनर ने 1,000 रुपए का माल निकाला, विथड्रॉ द स्टॉक ऑफ 1,000। ओनर ने 1,000 रुपए का माल निकाला बिजनेस से, तो पहला पॉइंट तो सीधा सीधा जाएगा एसेट पे, क्योंकि ओनर ने इन्वेंटरी निकाली तो हम कहेंगे हर के 1,000 की इन्वेंटरी निकल गई बिजनेस से, क्योंकि ओनर लेके चला गया 1,000 की इन्वेंटरी। लेकिन ड्राइंग्स एक ऐसी चीज है जो ऑब्वियसली ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए की है, तो हम ओनर को कहते हैं ठीक है तुम ले लो, तुम्हारा बिजनेस है ना, तुम लेके जा सकते हो। ले गए इन्वेंटरी। लेकिन दूसरी साइड से हम जो तुम्हारा कैपिटल था ना, उसमें जिसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी, उसमें से हम उस चीज को माइनस करेंगे। हम जाके ड्राइंग्स को कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्राइंग्स को कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल के अंडर मैंने लिखा और आगे मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया ड्राइंग्स, ताकि कल वो मिक्स ना हो ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ड्राइंग्स को कहाँ से माइनस करना है? कैपिटल में से। तो ड्राइंग्स के और अगर यहाँ पे उसने कैश विड्रॉ करवाया होता ना, कैश, तो मैं यहाँ पे इन्वेंटरी ना लिखता, मैं लिखता कैश। मैं लिखता कैश। अगर वो लिखता कि उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, तो मैं कैश एसेट पे कैश कम करता, ड्राइंग्स नहीं से माइनस होगी कैपिटल में से। और अगर उसने भी इन्वेंटरी स्टॉक निकाला, तो मैं यहाँ पे स्टॉक या इन्वेंटरी, स्टॉक या इन्वेंटरी लिख देता, स्टॉक या इन्वेंटरी लिखता, ताकि प्रॉपरली जो कहते हैं उस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकूं, सही लिख सकूं। ठीक है, ये हो गई 12th नंबर ट्रांजेक्शन। 10th और 12th सबको क्लियर है? ये दोनों ट्रांजेक्शन क्लियर है सबको?
यहाँ तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल, एक्सपेंस और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होते हैं, एक्सपेंस भी कैपिटल में से माइनस होता है, ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस होता है, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बस इसके बाद लास्ट ये ट्रांजेक्शन एक रह गई, वो करवा दो, फिर उसके बाद पूरी हो जाएंगी जो आपने पूछी है। 7th नंबर ट्रांजेक्शन है, यहाँ तक पहले बता दो क्लियर है? लॉस, लॉस अगर लॉस होता है वो भी कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस यहाँ बता दो, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस और ड्राइंग्स, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस ड्राइंग, ये सारी चीजें कैपिटल में एडजस्ट होती है। इसका एक दूसरा इफेक्ट एसेट्स पे भी आता है, और यहाँ से जो सोर्सेज मतलब कैपिटल और लायबिलिटी में से कैपिटल पे इसका इफेक्ट आता है मेनली इनका ताल्लुक डायरेक्ट कैपिटल के साथ होता है, क्योंकि ओनर को प्रॉफिट मिल रहा होता है, ओनर को लॉस मिल रहा होता है, ओनर एक्सपेंस बेयर करता है, और ओनर ही ड्राइंग करता है अपनी तरफ से, तो कैपिटल में एडजस्ट होता है। सही है? अब एक एक जो हम 7th नंबर ट्रांजेक्शन के लिए उसके अंदर प्रॉफिट वाला केस आ रहा है, वो सुन लो ताकि मजीद क्लियर हो जाए। देखो 4000 का माल तुमने 8000 में बेचा, ये बेसिकली स्टेटमेंट में मैंने इस तरह लिखा है, 4000 का माल 8000 में बेचा, ये ट्रांजेक्शन है ऑन क्रेडिट। हमने 4000 का माल 8000 में बेचा ऑन क्रेडिट। अब माल तो 4000 का था, हमने तो 4000 का पड़ा था, हमने आगे 8000 का बेचा, इसका मतलब हमने इसमें प्रॉफिट रखा कितना? हमने इसमें प्रॉफिट रखा कितना? 4000 का। यानी 4000 का माल अगर हमने 8000 में बेचा तो 4000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स में देखनी है। देखो पहली बात तो माल तुम्हारी तरफ से निकला कितने का है, मतलब तुम्हारे तुम्हारे लिए माल कितने का था? 4000 का। तो तुम लिखोगे कि मेरी इन्वेंटरी कम हो गई 4000 से, मेरी इन्वेंटरी कम हो गई 4000 से एसेट्स में से, क्योंकि इन्वेंटरी एसेट्स में होती है। बदले में, बदले में तुम्हें क्या कैश आया है? क्या तुम्हें कैश आया? सिर्फ ये बताओ हाँ या ना, कैश आया या नहीं आया? क्या तुम्हें 8000 का कैश मिला है या नहीं मिला? माशाल्लाह माशाल्लाह, दो आंसर्स आए, दोनों ही गलत है। देखो मैंने इतना बड़ा ये लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट भाई, ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने माल बेचा, पैसा नहीं आया, बाद में आएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसे कैश लिख दूं ना 8000, अगर मैं लिखूं कैश आया 8000 का, तो मेरी इक्वेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था अकाउंटिंग की इक्वेशन के वक्त कि अगर कैश नहीं आता तो उतनी देर के लिए तुम क्या करते हो? रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को इंक्रीज कर लेते हो, रिसीवेबल्स लिख लेते हो ऐसा ऐसे कि पैसे आएंगे। अब रिसीवेबल में तो हमें आना तो 8000, तो हम रिसीवेबल में पूरा 8000 लिखेंगे, पूरा 8000 लिखेंगे। हाँ, जो प्रॉफिट हुआ है 8000 का, वो कहाँ जाएगा? वो बेसिकली कैपिटल का जाके पार्ट बन जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। जब आप इक्वेशन को टोटल करोगे तो इक्वल आएगी। देखो 8000 में से 4000 जरा निकालो, तो फाइनल आंसर 4000 आएगा। इस साइड पे भी 4000 है और दूसरी साइड पे भी कितने? 4000। इक्वेशन दोनों साइड पे इक्वल हो गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एसेट में माल गया 4000 का, बदले में 8000 अगर आ जाता, आ गया होता तो हम लिखते 8000, अभी रिसीवेबल के तौर पे आना है तो रिसीवेबल में लिख देंगे 8000, दूसरी जगह पे प्रॉफिट पार्ट बना देंगे कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल यार, अली 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 ने अली ने क्वेश्चन भेजा था, सॉरी उसका सोल्यूशन भेजा था, और बिल्कुल ठीक भेजा है। वो अपने स्टेटमेंट भेजेंगे वो एक्सेल में बना के, क्वेश्चन वो ठीक है। अच्छा लास्ट वाला समझ नहीं आया, लास्ट वाला समझ नहीं आया, चलो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। 4000 का माल बेचा 8000 में, 4000 का माल बेचा 8000 में ऑन क्रेडिट, तो प्रॉफिट हमारा कितना बना? सीधी सी बात है 4000 का। पहले हम एसेट वाली साइड की बात करते हैं। आपके लिए माल था 4000 का, आपकी इन्वेंटरी कितने की जा रही है? 4000 की, क्योंकि आपके लिए वो 4000 की थी। लेकिन बदले में कैश अगर आ जाता तो मैं एसेट में लिखता कि कैश आ गया 8000 का, ये 4000 का माल बेचा 8000 में है, यानी आपके आपको आपने मुझसे एक चीज ली 4000 की, आगे 8000 की बेची।
तो आगे से यानी कस्टमर से आपको कितने पैसे मिलने हैं, 8,000 मिलने हैं। अगर तो उसने पैसे दे दिए होते तो मैं कैश में 8,000 लिखता, लेकिन अभी उसने पैसे नहीं दिए तो मैंने उतने अरसे के लिए रिसीवेबल को 8,000 को लिख लिया, ये पैसे मुझे कस्टमर से मिलने हैं। ठीक है, इन्वेंटरी कम हुई है, इन्वेंटरी जो थी 4,000 की है, मतलब में रिसीवेबल के पैसे आएंगे 8,000 से है, ये एक साइड हो गई। दूसरी राइट साइड में देखो तो कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट बन रहा है हमारा 4,000 का, वो पार्ट बनेगा कैपिटल का, वो पार्ट बनेगा कैपिटल का। प्रॉफिट अलहदा से 4,000 के ऊपर 4,000 का प्रॉफिट, तो 8,000 की चीज बनी ना, तो वो 4,000 का प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट बन गया। पॉइंट क्लियर हुआ अली? गुड हो गया। खैर यहाँ पे हमारी असाइनमेंट भी डिस्कस हो गई। कल के लिए भी मैं एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, वो भी आप लोगों ने करनी है। और दूसरा ये कि कल हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो टॉपिक होगा वो सेल्स टैक्स होगा, ठीक है, और उसमें हम लोग प्रॉपर सेल्स टैक्स को सीखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर कोर्स शेड्यूल, या मैं इस तरह करूंगा कि वीकली कोर्स शेड्यूल दे दूंगा कि इस वीक में हमारा ये टारगेट है, ये खत्म होगा, और हर वीक के वीकेंड पे तुम लोगों को एक कोर्स शेड्यूल बना के दे दूंगा। या अगर ज्यादा टाइम हुआ मेरे पास तो मैं फिर एक महीने का इकट्ठा कोर्स शेड्यूल दे दूंगा। उससे ये होगा कि तुम लोगों को भी पता होगा और मुझे भी पता होगा कि हमारा टारगेट डेट क्या है, कब हमारा कोर्स किस लेवल पे पहुंच चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी यार कोई क्वेश्चन आज की क्लास में तो पूछ लो, रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ क्योंकि क्लास एंड है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।